गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। एक सेट में होता है 140, जिसमें से हम लोगों ने 60 कवर किया था। आज हम शुरू करेंगे 61 से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका 61। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा होगा, क्योंकि 1970 में उड़ीसा राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम पारित किया। लेकिन जो महाराष्ट्र था, इसने 1971 में क्या किया, लोकायुक्त का जो पद होता है उसको सृजित किया। और अगर हम बात करें कि 1966 में जो है 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, यहाँ पे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने केंद्र स्तर पर क्या किया था, केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त पद के सृजन के लिए क्या किया था, सिफारिश किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये बी हो जाएगा कि ओडिशा जो ऐसा पहला राज्य था, इसने 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था। चलते हैं हम 62 पे। 62 पे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश 1987, गुजरात 1960, गोवा 1985 और मिजोरम 1987। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर जो युग्म दिए हैं उनमें से सही कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो था ये 20 फरवरी 1987 को जो है गठित किया गया था। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है 1 मई 1960 को। वहीं पे गोवा की बात करें तो जो गोवा है ये आपका 30 मई 1987 और मिजोरम आपका 20 फरवरी 1987 को गठित किया गया था। तो इस प्रकार ये जो यहाँ पे 3 नंबर है ये गलत है, और इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा केवल 3, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए है निवेशित पूंजी, बी जो है टर्नओवर, और सी जो है विद्युत की खपत द्वारा, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अगर किसी इंडस्ट्री के स्वरूप और आकार की बात करें तो ये जो है देखो निवेशित पूंजी यानी कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है या कितना इन्वेस्ट हुआ है, उसके द्वारा जो है उसका निर्धारण किया जा सकता है। उसके बाद टर्नओवर की बात करें कि उसका जो टर्नओवर कितना है, इसके द्वारा भी इसके स्वरूप में आकार का निर्धारण किया जाता है। वहीं पे अगर हम विद्युत खपत की बात करें तो विद्युत खपत जो है उसके आधार पर हम उसके आकार को निर्धारित कर सकते हैं कि कितना बड़ा जो है इसमें जो है इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, और डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा कि इन तीनों के द्वारा किसी भी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है, निवेशित पूंजी, टर्नओवर और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा 63 का ये डी। आगे चलते हैं। यहाँ पे 64 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मौद्रिक नीति का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, और कारण आर है मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। नीचे कुछ कूट दिए हैं और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कह रहा है ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ए। ए क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही, यानी ए क्या कह रहा है कि मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो मौद्रिक नीति होती है उसका जो प्रभाव होता है वो इनडायरेक्ट रूप से जो है पड़ता है, और जो मौद्रिक नीति होती है ये मुद्रा बाजार यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके माध्यम से संचालित होती है। तो ए और आर दोनों सही है तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार ये जो है इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं 65 पे। तो 65 कह रहा है कि मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के, ए है क्रम से, बी है स्थिति से, सी है क्रम एवं स्थिति दोनों से, और डी जो है डी कह रहा है कि इनमें से किसी से नहीं। तो यहाँ पे जो मुद्रास्फीति का अभिप्राय है ये जो मुद्रा की जो कीमत होती है वो बढ़ती है, तो उसकी कीमतों के बढ़ते हुए क्रम से है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मुद्रास्फीति वो स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो कीमत स्तर होता है उसमें वृद्धि होती है। और सॉरी, यहाँ पे जो मुद्रा का मूल्य है, मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या होता है, वो घटता है। और जो महंगाई है वो बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो मुद्रास्फीति का जो अभिप्राय है, बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से, यानी कि जो मार्केट में चीजें हैं उनकी जो कीमत होगी, उनकी कीमत में लगातार क्या होगी, वृद्धि होती है, कीमत में लगातार वृद्धि होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए होगा। 66 में देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है प्रशासनिक अधिकरण, और उनसे संबंधित यहाँ पे अनुच्छेद दिए हैं, ये विषय है और ये उनसे संबंधित अनुच्छेद है। तो प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का समान नागरिक संहिता, नहीं जिसको बोलते हैं यूनियन सिविल कोड, तो ये अनुच्छेद 44। परिसीमन आयोग का गठन, ये है अनुच्छेद 81। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये है अनुच्छेद 51। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो सी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो है इसमें होगा अनुच्छेद 82। क्या होगा यहाँ पे, अगर अनुच्छेद 82 होता तो ये जो है सही रहता, अदरवाइज ये गलत है। तो जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, अनुच्छेद 82 में किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे पहले बात को समझिए, क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक खिलौना है, ये जो है ये खिलौना है, और इस खिलौने को बनाने के लिए ये प्लास्टिक, क्या है, ये प्लास्टिक है, और ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो खिलौना है, ये जो खिलौना है, तो इस खिलौने को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर ड्यूटी कम लग रही है, लेकिन उस खिलौने को बनाने वाला जो रॉ मटेरियल है उसको जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर क्या हो रहा है, उस पर जो ड्यूटी लग रही है वो ड्यूटी बहुत ज्यादा लग रही है। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑप्शन कह रहा है फ्री पोर्ट कहा जाता है, बी कह रहा है कि डच डिजीज कहा जाता है, और सी कह रहा है काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है, और यहाँ पे डी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, कि जब ऐसी स्थिति होती है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। कब, जब रॉ मटेरियल पे ड्यूटी बहुत ज्यादा लगे और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको जो इम्पोर्ट किया जाता है उस पर ड्यूटी कम लगे, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ओके, चलते हैं 68 पे। तो 68 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है। दूसरा कह रहा है इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है केवल दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है एक तथा दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये दो हो जाएगा, केवल दो, यानी कि ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर, कि जो विश्व बैंक है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ पे, वाशिंगटन DC में स्थित है, ठीक है। तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ये केवल एक होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें केवल एक सही होगा, जो IBRD है इसी को विश्व बैंक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसी को ही विश्व बैंक कहा जाता है, और इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में स्थित है। तो इस प्रकार ये जो है सही होगा और ये दूसरा जो है गलत है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसके बाद अग्रणी बैंक योजना, भारतीय स्टेट बैंक और नाबार्ड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1975 में। कब हुई थी, 1975 में। वहीं पे अग्रणी बैंक की बात करें, अग्रणी बैंक योजना जो है ये आपका आया था 1969 में। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो जो भारतीय स्टेट बैंक है ये 1955 में, 1955 में। वहीं पे नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड जो है 1982 में आया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि अंतिम स्थान पर कौन है, स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर कौन है, कि सबसे बाद में कौन स्थापित किया गया। तो यहाँ पे सबसे बाद में जो है
ये डी यानी कि जो नाबार्ड है, सबसे बाद में 1982 में नाबार्ड स्थापित किया गया था। और सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद अग्रणी बैंक योजना, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद नाबार्ड। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए कह रहा है केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। कथन आर, यहाँ पे कारण आर है, मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो 70 है इसमें राइट आंसर होगा ए। ए क्या कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। ये कह रहा है केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं और राजकोषीय नीति किसे कहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। कारण कह रहा है कि मंदी की स्थिति में उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति पर्याप्त सफलता प्राप्त करती है। राजकोषीय नीति को जो है पर्याप्त सफलता मिलती है, इसलिए जो राजकोषीय नीति है मौद्रिक नीति से अधिक महत्वपूर्ण मानी गई। तो इस प्रकार ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है मार्शल मैक्लूहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो आधारित है। ऑप्शन ए है सामाजिक विकास, बी है परिवहन एवं संचार का विकास, सी जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास और डी जो है राजनीतिक विकास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मार्शल मैक्लूहान द्वारा जो वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी वो जो है परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा कि जो वैश्विक गांव होंगे उसमें क्या होना चाहिए, संचार भी और परिवहन, मतलब कि एक दूसरे से जब जुड़े होंगे कनेक्टेड होंगे तो वो जो है वैश्विक गांव की स्थिति में आ जाएंगे। यानी कि एक गांव कहाँ पे है, मान लीजिए एक गांव इंडिया में है, दूसरा गांव कहाँ पे है, दूसरा गांव अगर हम पाकिस्तान में लेते हैं और उनमें क्या है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अगर दोनों स्ट्रांग है तो फिर वो वैश्विक गांव की संकल्पना पे खरे उतरते हैं। ठीक है 72 पे चलते हैं। 72 कह रहा है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। ए है सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, बी जो है भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, सी जो है आर्थिक विकास के लिए और डी जो है विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो यहाँ पे भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा सी आर्थिक विकास के लिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए ये जो है अति आवश्यक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 73 पे चलते हैं। 73 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है। 73 इसमें ऑप्शन है फ्लोरोसेंट पाउडर, बी जो है क्रिस्टल, सी जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और डी जो है स्वर्ण धूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। जो फ्लोरोसेंट पाउडर होता है उसका जो प्रयोग होता है अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है फ्लोरोसेंट पाउडर का। तो ये हो गया 73 इसमें ऑप्शन ए सही है। अब हम चलते हैं 74 पे। 74 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे आपका कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे ये लिखा है क्लोरोमाइसेटिन, क्लोरोमाइसेटिन है, दूसरा है क्रिस्टल वायलेट और तीसरा है कलायखंज और चौथा है न्यूमोकोनियोसिस। तो ये न्यूमोकोनियोसिस है। तो अगर हम क्लोरोमाइसेटिन की बात करें तो जो क्लोरोमाइसेटिन है ये आपका हो जाएगा टाइफाइड नासी। क्या है ये, टाइफाइड नासी, यानी कि जो टाइफाइड फीवर होता है उसके निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ए आपका किस में जाएगा, ए आपका जाएगा 2 में। क्रिस्टल वायलेट की बात करें तो जो क्रिस्टल वायलेट है ये जो है प्रतिरोधी, क्रिस्टल वायलेट जो है प्रतिरोधी, तो आपका बी जो जाएगा ये 3 में जाएगा। कलायखंज की बात करें तो कलायखंज जो है ये केसरी दल, क्या है सॉरी केसरी दल, तो सी आपका जाएगा 4 में। अब एक बच रहा है न्यूमोकोनियोसिस, तो जो न्यूमोकोनियोसिस है ये आपका 1 में जाएगा। तो डी आपका इस प्रकार 1 में जाएगा। अब देखो डी 1 में जाएगा तो ये वाला तो होगा नहीं। अब देखो या तो ए होगा, सी होगा और डी होगा। अब एक इसमें गया है, ए दूसरे में गया, तो यहाँ पे ए चौथा ये भी नहीं होगा, ये तो पहले से कट था। और अब ये 2 बच रहा है, या तो
सी होगा या तो डी होगा। बी है तीसरा, तो इस प्रकार ये वाला सही होगा, ये गलत होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि जो क्लोरोमाइसेटिन है ये टाइफाइड नाशी है, क्रिस्टल वायलेट जो है प्रतिरोधी है, क्लाइफेन जो है खेसरी दल है, और न्यूमोकोनियोसिस जो है ये कोयला खनन में जो है इस टर्म का उपयोग किया जाता है। अगला जो है 75 मेटॉक्स परीक्षण संबंधित है, तो ऑप्शन है क्षय रोग से, बी जो है कैंसर से, सी जो है एड्स से, और डी जो है ये मानसिक, यहाँ पे ये जो है मानसिक अवस्था से, मानसिक अवस्था से। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो मेटॉक्स है, तो मेटॉक्स जो है क्षय रोग से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे जब इसका जो परीक्षण होता है ये हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्यूलिन, यहाँ पे ट्यूबरक्यूलिन नामक जो होता है एक तरल पदार्थ होता है, उसी का क्या किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उसी का इंजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्षय रोग जो है किसे कहते हैं, क्षय रोग को और किस नाम से जाना था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मेटॉक्स जो है ये जो है क्षय रोग से संबंधित है, और क्षय रोग में जो है इसको जो हाथ के निचले हिस्से की जो त्वचा होती है उसमें ट्यूबरक्यूलिन नामक तरल की जो है अल्प मात्रा में इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। 76 जो है 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्तता, यहाँ पे विषाक्तता रक्त को, हाँ विषाक्तता रक्त की, ये की होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ए। तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सीओ जिसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये विषाक्तता रक्त की जो है ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिलकर, हीमोग्लोबिन से मिलती है, तो बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। सी यहाँ पे 77 कह रहा है कि भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड UCIL का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई में, बी है हैदराबाद में, सी है जादूगोड़ा में और डी है नई दिल्ली में। तो जो 77 है इसका राइट आंसर होगा सी, यूरेनियम का जो मुख्यालय स्थित है, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ पे, जादूगोड़ा में स्थित है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में की गई थी। कब की गई थी, 1967 में की गई थी, और इसका उद्देश्य था भारत में यूरेनियम का खनन और शोधन, खनन प्लस शोधन जो है, इसका मुख्यालय जो है जादूगोड़ा में स्थित है। और ये जो है एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसको बोलते हैं PSU। ठीक है, आगे चलते हैं 78 पे। 78 कह रहा है कि भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन ए है पांचवी, बी जो है छठी, सी जो है सातवीं पंचवर्षीय में, और डी है जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, भोजन काम और उत्पादन, यानी कि पहले भोजन करेंगे, पहले भोजन करेंगे, उसके बाद एनर्जी स्टोर करके फिर काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1985 से 90 में जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये समृद्धि, आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता। देखिए आत्मनिर्भरता की बात 1985 से 90 में की गई थी, और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो ये सब जो है आपका, और इसकी जो वृद्धि दर थी
वृद्धि दर थी उसका जो लक्ष्य था, सॉरी हाँ, वृद्धि दर 6% थी, जबकि जो लक्ष्य था वो 5%। तो इस प्रकार ये जो वृद्धि की जो दर थी वो 1% अधिक रही। जो हमारा टारगेट रखा गया था वो 5% का रखा गया था, और जो वृद्धि दर हासिल की गई वो 6% रखी गई। अब यहाँ पे 79 की बात करते हैं कि एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीव, बी जो है प्रोटीन, सी जो है अकार्बनिक यौगिक, और डी जो है फफूंद। तो यहाँ पे जो 79 इसका राइट आंसर होगा बी। जो एंजाइम होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और ये एक प्रकार का क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। और एंजाइम की जो खोज थी, अगर हम एंजाइम की खोज की बात करें तो ये जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोहने। कहाँ के थे, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे कोहने, इन्होंने जो है एंजाइम की खोज की थी। चलिए अब हम बात करते हैं 80 की। तो 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है एथिलीन, बी जो है जिब्रेलिन, सी जो है साइटोकाइनिन, और डी जो है एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका बी। जो जिब्रेलिन है ये कार्बनिक यौगिक है, और इसका मुख्य उदाहरण है जिब्रेलिक एसिड। क्या है इसका मुख्य उदाहरण, जिब्रेलिक एसिड। ये क्या करता है, बीज रहित फलों का उत्पादन करता है, और जिब्रेलिन हार्मोन्स का जो प्रयोग होता है बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है, और ये बीजों को क्या करता है, सुषुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो उनकी जो सुषुप्तावस्था होती है उसको भंग कर देता है, और फिर उनको जो है अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। 81 निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे फसल दी है और फसल की प्रजाति दी है। तो ये आंवला जो है यहाँ पे कंचन है, सरसों जो है वरुणा है, मटर जो है सपना है, और भिंडी जो है वो सूर्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है ये डी हो जाएगा कि भिंडी जो है ये सही सुमेलित नहीं। अगर हम सूर्या की बात करें तो ये सूर्या जो है आम, पपीता और आलू की प्रजाति है। किसकी किसकी, आम की, पपीता की और आलू की प्रजाति को सूर्या कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो है भिंडी के लिए उपयुक्त नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं। अब हम 82 पे चलते हैं। 82 में कह रहा है कि श्वसन तंत्र में, 82 में देखिए यहाँ पे 82 में कह रहा है श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। दूसरा कह रहा है क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो अब देखते हैं कौन सा यहाँ पे केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी जो है एक तथा दो दोनों सही है, और डी जो है ना तो एक ना तो दो सही है। तो देखो श्वसन तंत्र में जो अधिकतम एटीपी अणु होते हैं उनका सबसे ज्यादा क्रेब्स चक्र जो होता है उसमें उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार ये भी सही है, और क्रेब्स चक्र जो होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस प्रकार दो भी सही है, तो एक और दो दोनों सही है। अगर हम बात करें कि जो क्रेब्स चक्र है उसकी जो खोज, क्रेब्स चक्र की जो खोज है वो जो है 1937 में, 1937 में ये एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था हैंस क्रेब्स। तो उन्होंने अपने नाम से ही जो इसको क्रेब्स चक्र नाम दिया। इनका नाम था हैंस क्रेब्स। इन्होंने 1937 में इस चक्र की खोज की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए है लाइकेन, बी जो है कवक मूल, सी जो है प्रवाल मूल, और डी जो है शैवाल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी कवक मूल। कवक मूल जो है कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। 84 की बात करें, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, सी जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। तो समतल दर्पण का जो की वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, ये सही है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये भी सही है।
और 3 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है, तो ये तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार उपरोक्त तो सभी सही है, ये डी वाला जो है सही होगा। अब हम चलते हैं 85 पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बेनाड्रिल, तो ये इसका उपयोग किया जाता है प्रतिहिस्टामिन में। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये हो जाता है आपका किसमें, अग्निशामन यंत्र में। टेक्सॉल कैंसर रोधी दवा में। और नाइट्रोसेल्यूलोज ये संश्लेषित रबर में। तो अगर हम 85 की बात करें तो 85 में जो है ये डी वाला सही सुमेलित नहीं है। तो जो नाइट्रोसेल्यूलोज है इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। किसमें? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। बाकी ये भी, ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है, जबकि ये वाला नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है ग्लोबिन, बी जो है फाइब्रिनोजन, सी जो है हिपैरिन और डी जो है लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतिस्कंदन जो है पदार्थ कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। क्या होगा? ये सी हो जाएगा। जो हिपैरिन है इसी को क्या बोलते हैं? एंटी थ्रोम्बिन। हिपैरिन को दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए हिपैरिन का यूज और कहाँ पे किया जाता है? एंटी थ्रोम्बिन बोलते हैं इसको। तो यह एक जो है संयुक्त पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड कैसा? संयुक्त पॉलीसेकेराइड है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से थक्का नहीं जमता है। देखो यहाँ पे क्या बोला ना, एंटी थ्रोम्बिन, तो ये जो है रुधिर का थक्का नहीं जमता इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? ऑप्शन ए है बैगनी और नारंगी, बी जो है नीला और लाल, सी जो है इंडिगो और पीला, और डी जो है पीला और बैगनी। तो 87 में राइट आंसर हो जाएगा बी। जो नीला और लाल है इनकी जो तरंगे होती हैं इसको जो है पौधों के द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से जो है अवशोषित किया जाता है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो है 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। और जो पौधे होते हैं नीले तथा लाल रंग के तरंगों का अवशोषण जो है वो तीव्र गति से करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। तो इस प्रकार जो नीला रंग और लाल रंग है इनकी जो तरंगे निकलती हैं वो पादपों के द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से अवशोषित कर ली जाती हैं। अब यहाँ पे 88 है स्यूडोमोनास सेलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? ऑप्शन ए है बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बी जो है बंची टॉप ऑफ बनाना, सी जो है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, और डी जो है पोटैटो मोज़ेक रोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? स्यूडोमोनास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, ये ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको स्यूडो, या कहीं कहीं पे स्यूटो लिखा होता है, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। वहीं पे बंची टॉप ऑफ बनाना की बात करें तो यहाँ पे बनाना वायरस फर्स्ट, बनाना वायरस फर्स्ट, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, तो ये होता है जैथोमोनास जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु? जैथोमोनास। जैथोमोनास जीवाणु। और यहीं पे पोटैटो मोज़ेक रोग, तो ये होता है पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस एक्स के द्वारा जो है ये जो है रोग जो है उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो पश्चिम से पूर्व यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है? गंगा है, गंडक है, घाघरा है, गोमती है,
गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है। गंगा है, गोमती है, गंडक, घाघरा, गोमती, गंगा, कोसी, घाघरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी होगा। देखो सबसे पहले क्या है, पश्चिम से पूर्व लगाना है ना, पश्चिम से पूर्व। सबसे पहले गंगा है, तो ये आपका हो गया गंगा। उसके बाद फिर दूसरी निकलती है, इसको बोलेंगे गोमती, गोमती। फिर घाघरा। उसके बाद गंडक। तो सबसे पहले कौन सी नदी, गंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा। यहाँ पे गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 90 नंबर में। तो 90 कह रहा है कि इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है। जो इटावा का गौरीपुर घराना है वो, या इटावा घराना है वो किस यंत्र के लिए जो है, किस यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है वो सरोद वादन के लिए, बी जो है तबला वादन के लिए, सी जो है सितार वादन के लिए, और डी जो है बांसुरी वादन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, इटावा घराना सरोद वादन के लिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और इस तरह हो गए कितने, 90 क्वेश्चन। अभी कितना बचा है, 50। तो अगले वीडियो में 25, और अगले वीडियो में 25 में इस पूरे सेट को खत्म कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहें। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और हाँ दोस्तों लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।